In previous class, what we had studied first error analysis, ये खत्म हो चुका था एरर एनालिसिस। तो इसकी जिसने भी वीडियो नहीं देखी है या फिर जो क्लास अटेंड नहीं किया है वो यूट्यूब में जाके देख सकते हैं, check in YouTube. Okay, today we will study about instrumentation. एक मिनट, दीपक आवाज आ रही है क्या? सबको आवाज आ रही है? ऑल 3 पार्टिसिपेंट्स? ओके, ज्वाइनिंग। ठीक है ना? दो मिनट रुक जाते हैं फिर स्टार्ट करते हैं। Today we will see classification of instruments. Classification of instrument. Classification of instruments. So what are the instruments types we have to study? So there is two category of instruments. Two category of instruments. What are these two category? First, and this is second category. This is first category. It is called absolute instrument. Absolute instrument. And second one is called secondary instruments. Secondary instruments. दो टाइप के इंस्ट्रूमेंट्स हैं. फर्स्ट वन इज एब्सोल्यूट इंस्ट्रूमेंट. तो व्हाट आर दिस एब्सोल्यूट इंस्ट्रूमेंट एंड सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट्स? So in absolute instruments, output will be in terms of physical constant. Output in terms of physical constant. Like सपोज करो आप कोई इंस्ट्रूमेंट है, ये कोई इंस्ट्रूमेंट है मेरे पास, ये कोई इंस्ट्रूमेंट है ना? तो इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, करंट इनपुट दे रहे हैं और हमको चेक करना है कि इसमें टेम्परेचर कितना है. टेम्परेचर के लिए सपोज करो ये है ना? तो आउटपुट किस में होगा? आउटपुट इन अ फॉर्म ऑफ टेम्परेचर ये शो करेगा. और सेकेंडरी वाले में क्या होता है? सॉरी, थोड़ा सा उल्टा हो रहा है. ओके, ठीक है. तो आउटपुट कैसे होगा इसमें? जैसे जैसे कि मैंने टेम्परेचर के लिए यहाँ पे इसको कोई एक इंस्ट्रूमेंट है जो जिससे मेरे को टेम्परेचर मेजर करना है और इनपुट हम उसमें करंट ले रहे हैं. तो आउटपुट डायरेक्टली टेम्परेचर पे ना देके वो क्या करेगा, वोल्टेज के फॉर्म पे देगा. अब वोल्टेज के फॉर्म से आप कैलिब्रेट करके, बाय यूजिंग कैलिब्रेशन, आप टेम्परेचर इसको निकाल सकते हैं. सपोज करो अगर 1 वोल्ट का मतलब यहाँ पे 30 डिग्री है, तो अगर आउटपुट में 2 वोल्ट आया दैट मीन्स 60 डिग्री होना चाहिए, 60 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर होना चाहिए. तो दिस टाइप ऑफ मेथड इज कॉल्ड कैलिब्रेशन. कैलिब्रेशन है ना? तो ये एब्सोल्यूट इंस्ट्रूमेंट क्या करेंगे, हम लोग को कैलिब्रेट करेंगे. कैलिब्रेट करना पड़ेगा इसमें कैलिब्रेशन होता है. एक वर्ड
इंस्ट्रूमेंटेशन में बहुत यूज होता है कैलिब्रेशन। व्हाट इज कैलिब्रेशन? तो कैलिब्रेशन क्या होता है, आउटपुट डायरेक्टली जिसके फॉर्म पे चाहिए, जैसे कि मुझे टेम्परेचर मेजर करना है तो टेम्परेचर के फॉर्म पे आउटपुट नहीं आके किसी और फिजिकल क्वांटिटी के फॉर्म पे आउटपुट आता है और उसको हम लोग कन्वर्ट करते हैं, दैट इज कॉल्ड कैलिब्रेशन। कैलिब्रेशन ये समझ में आया? सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट होता है वो आउटपुट डायरेक्टली आपके सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट जो होते हैं वो डायरेक्टली आपके पैरामीटर्स के फॉर्म पे आउटपुट देंगे, है ना। जैसे कि मुझे वोल्टेज मेजर करना है तो डायरेक्ट वोल्टेज के फॉर्म पे आउटपुट आएगा, है ना। जैसे कि वोल्ट मीटर है, वोल्ट मीटर है ना। अमीटर है, अमीटर है। ये सारे इंस्ट्रूमेंट्स क्या है आपके, डायरेक्टली ये वोल्ट के फॉर्म पे देता है, ये एम्पियर के फॉर्म पे देता है। वॉट मीटर है, वॉट मीटर। सो इट इज कॉल्ड सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट। एब्सोल्यूट इंस्ट्रूमेंट क्या होगा, जिसमें आपकी फिजिकल क्वांटिटी कोई भी फिजिकल क्वांटिटी के फॉर्म पे देगा, देन यू हैव टू कैलिब्रेट। सो एक्यूरेसी किस में हाई होगी, एक्यूरेसी के बारे में बात करें तो एक्यूरेसी किस में हाई होनी चाहिए? Accuracy is high, and in secondary instrument accuracy is low. Accuracy is low. It consume more power. Accuracy क्यों लो है? क्योंकि ये it consume more power. It consume less power. Consume less power. ये समझ में आया? अब देखते हैं फर्दर मोड क्लासिफिकेशन और क्या क्या है, और से कोई क्लासिफिकेशन है वो क्या क्या है देखते हैं। सेकेंडरी सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट्स के और फर्दर क्लासिफिकेशन है वो देखते हैं। एग्जाम्पल आपको समझ में आया? एब्सोल्यूट इंस्ट्रूमेंट के एग्जाम्पल कोई बता सकता है क्या? आपका इंस्ट्रूमेंटेशन का सब्जेक्ट जो सिलेबस है वो जल्दी खत्म हो जाएगा, डोंट वरी। अगर मैं आपको 15 दिन भी अच्छे से पढ़ा देता हूँ तो सिलेबस ज़्यादा नहीं है, वो खत्म हो जाएगा। आप उसके बारे में टेंशन मत लेना, फिर सिलेबस खत्म नहीं हो रहा है सर, तो टेंशन नहीं लेना उसके लिए। मैं धीरे धीरे करके पढ़ा ही दूंगा पूरा। और 15 दिन अगर मैं अच्छे से पढ़ा दिया, अगर एक एक घंटे की क्लास हम लोग के लिए चल जाती है तो पूरा सिलेबस खत्म हो जाएगा, कुछ भी नहीं है सिलेबस में। कल से मेरी एक क्लास स्टार्ट होने वाली है मैथ्स की। जिसको भी इंटरेस्टेड है मैथमेटिक्स में, आपको शेड्यूल में बता दूंगा। मैथमेटिक्स में कौन सा जिसमें गेट के सिलेबस कवर होते हैं, उसकी क्लास स्टार्ट होने वाली है कल से, मेरी क्लास है। तो आप जिसको मैथमेटिक्स में प्रॉब्लम है, जिसको सिग्नल में फोरियर ट्रांसफॉर्म, फोरियर सीरीज में प्रॉब्लम है, जेड ट्रांसफॉर्म में प्रॉब्लम है, लाप्लास ट्रांसफॉर्म में प्रॉब्लम है, तो वो ये पूरा लेक्चर ज्वाइन कर सकते हैं। टाइमिंग मोस्ट प्रोबेबली हम लोग 1:30 बजे से रखेंगे, 1:30 PM, है ना। तो ये मैथमेटिक्स की क्लास है। मैं आप लोग और भी स्टूडेंट्स को इन्वॉल्व करना, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है इसमें। आप यहाँ से थर्ड सेमेस्टर कोई भी स्टूडेंट ज्वाइन कर सकते हैं, किसी भी ब्रांच का। ठीक है। व्हाट इज द एग्जांपल ऑफ एब्सोल्यूट इंस्ट्रूमेंट्स? एब्सोल्यूट इंस्ट्रूमेंट्स के एग्जांपल क्या क्या होंगे? कुछ कुछ गैल्वेनोमीटर आते हैं इसमें एब्सोल्यूट इंस्ट्रूमेंट्स में, जो कि डायरेक्टली आपको आउटपुट किसी अदर पैरामीटर के फॉर्म पे देते हैं। इसको बोलते हैं टेंजेंट, सॉरी, टेंजेंट गैल्वेनोमीटर।
टेंजेंट गैल्वेनिज्म पे एब्सोल्यूट इलेक्ट्रोमीटर, ये सारे एग्जांपल्स हैं। और सेकेंडरी के तो एग्जांपल्स बहुत सारे हैं, है ना, जितना भी हम लोग देखते हैं सारा सेकेंडरी का एग्जांपल है। जैसे कि आपका घर में जो लगा रहता है वॉट मीटर जो लगा रहता है, एनर्जी मीटर जो लगा रहता है, वोल्ट मीटर लगा है, वोल्ट मीटर जो देखा होगा आपने, एम मीटर देखा होगा, है ना। तो ये सारे एग्जांपल क्या हैं सेकेंडरी के, ठीक है। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन सेकेंडरी का क्लासिफिकेशन है बेस्ड ऑन ऑपरेशन, ऑपरेशन के बेस पे क्लासिफिकेशन है एनालॉग इंस्ट्रूमेंट एंड डिजिटल इंस्ट्रूमेंट। तो समझ में आ ही रहा होगा एनालॉग और डिजिटल क्या होगा। एनालॉग इंस्ट्रूमेंट्स एंड डिजिटल इंस्ट्रूमेंट्स, एनालॉग इंस्ट्रूमेंट्स एंड डिजिटल इंस्ट्रूमेंट्स। सो एनालॉग का ही हमको आगे पढ़ना है। डिजिटल इंस्ट्रूमेंट्स में कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स होंगे, जैसे कि आजकल डिजिटल वोल्ट मीटर आ रहा है, डिजिटल वोल्ट मीटर आता है ना। तो ये सारा जो डिजिटल में जो डिजिटल के फॉर्म पे आउटपुट देते हैं, जैसे कि हमारा हो गया सीआरओ आजकल डिजिटल आ रहा है, और क्या क्या है हमारे पास। तो ये सब आपके डिजिटल इंस्ट्रूमेंट्स में आएंगे। और एनालॉग इंस्ट्रूमेंट्स का फर्दर मोर क्लासिफिकेशन है आपके पास। एनालॉग इंस्ट्रूमेंट्स के मोर क्लासिफिकेशंस हैं डिफ्लेक्टिंग इंस्ट्रूमेंट्स एंड नल टाइप डिफ्लेक्टिंग इंस्ट्रूमेंट्स, डिफ्लेक्टिंग एंड नल टाइप डिफ्लेक्टिंग इंस्ट्रूमेंट्स। इसको आगे नहीं कर सकते। तो एनालॉग एनालॉग इंस्ट्रूमेंट की क्लासिफिकेशन है डिफ्लेक्टिंग। क्या होता है डिफ्लेक्टिंग, ये मैं बताता हूँ। डिफ्लेक्टिंग इंस्ट्रूमेंट्स एंड null deflecting instruments, deflecting and null deflecting. So deflecting, that means output in terms of some deflection. ये जनरली हम लोग के पास रहता है आउटपुट इन टर्म्स ऑफ डिफ्लेक्शन, जिसमें जैसे कि एक आपने देखा होगा इंस्ट्रूमेंट्स, है ना। तो ये इस तरह से इंस्ट्रूमेंट है ना। इसके वायर से यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट नहीं आदमी बन रहा है। तो ठीक है, तो ये यहाँ पे इसके मीटर्स हैं यहाँ पे, है ना। यहाँ पे मीटर है और यहाँ पे एक स्पिंडल है। तो ये जीरो से मूव होके कहीं और जाता है। तो इस तरह से का जो इंस्ट्रूमेंट्स आप लोग देखते हैं वो उसको बोलते हैं हम लोग डिफ्लेक्टिंग इंस्ट्रूमेंट, जिसमें एक मीटर होता है और मीटर मूव करता है। मीटर आपका जीरो से लेके मूव करता है फर्दर जितना भी रेंज होगा, 1 3 जो भी रेंज होगा वहां पे मूव करता है। तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग डिफ्लेक्टिंग इंस्ट्रूमेंट। नल डिफ्लेक्टिंग इंस्ट्रूमेंट्स में क्या होता है आउटपुट ड्यू टू जीरो डिफ्लेक्शन, है ना। आउटपुट ड्यू टू ये आप लोग नहीं देखे होंगे आउटपुट, ये इसके बारे में हम लोग को पढ़ना है ड्यू टू जीरो डिफ्लेक्शन। जैसे कि वेन ब्रिज देखा है आपने, वेन ब्रिज, वेन ब्रिज, वेन ब्रिज का VEIN, वेन ब्रिज में क्या होता है, इस तरह से एक ब्रिज होती है, इस तरह से एक ब्रिज होती है। यहाँ पे एक गैल्वेनोमीटर लगा होता है ना, एक रेजिस्टेंस होता है यहाँ पे, है ना। तो अगर यहाँ पे ये रेजिस्टेंस क्या कैसे होते हैं, सपोज करो ये R1 R2
R3 और R4 है, तो क्या होना चाहिए, R1 R4 इज इक्वल टू R3 R2 होना चाहिए। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती है तो यहाँ पे वोल्टेज, कोई भी वोल्टेज आता है, अगर एक सेटिस्फाई होगी दैट मीन्स V इज इक्वल टू 0। अगर ये सेटिस्फाई नहीं होती है तो क्या होता है, कोई भी वोल्टेज आता है यहाँ पे, कोई सा भी वोल्टेज एक रेंज यहाँ पे हम लोग मेजर करते हैं, है ना। तो इस टाइप के इंस्ट्रूमेंट्स को जनरली नल डिफ्लेक्टिंग इंस्ट्रूमेंट्स बोलते हैं। जैसे इसके एग्जांपल्स लिख लो आप। एग्जांपल्स हैं जैसे कि हमारे पास AC एंड DC ब्रिज, AC एंड DC ब्रिजेस, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के AC और DC ब्रिज। जैसे एक टाइप का जो ब्रिज मैंने बता दिया, ये तो वेन ब्रिज ही है ना। ये भी एक टाइप का आपका नल डिफ्लेक्टिंग इंस्ट्रूमेंट्स का एग्जांपल है। और डिफ्लेक्टिंग इंस्ट्रूमेंट्स के एग्जांपल तो ढेर सारे हैं, वोल्ट मीटर, अमीटर, वॉट मीटर, ये सारा क्या है, आपके डिफ्लेक्टिंग इंस्ट्रूमेंट्स के एग्जांपल हैं। फर्दर डिफ्लेक्टिंग इंस्ट्रूमेंट्स का मोर क्लासिफिकेशन है बेस्ड ऑन आउटपुट। 3 टाइप का क्लासिफिकेशन है। इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट्स, indicating instruments, integrating instruments, and last one is recording instruments। सारे इंस्ट्रूमेंट्स हैं इसके आगे। इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट्स क्या होता है, आउटपुट इन टर्म्स ऑफ इंस्टेंटेनियस वैल्यू। टर्म्स ऑफ इंस्टेंटेनियस वैल्यू, है ना। इंटीग्रेटिंग इंस्ट्रूमेंट क्या होता है, आउटपुट इन टर्म्स ऑफ सम ऑफ टोटल ऑफ इलेक्ट्रिकल, है ना। आउटपुट इन टर्म्स ऑफ प्रीवियस जितना भी है उसका सम कर देता है ये। जैसे कि क्या होता है, हम लोग का जो इलेक्ट्रिसिटी के लिए जो मीटर लगा रहता है वो क्या करता है, प्रीवियस जितने भी आते हैं उसको सम करते जाता है ना, उसमें ऐड करते जाता है। जैसे कि आज 2 यूनिट जला, फिर कल फिर 2 यूनिट जला तो वो 2 यूनिट नहीं दिखाएगा, वो 4 यूनिट दिखाएगा, है ना। फिर कल 2 यूनिट जल गया तो 6 यूनिट दिखाएगा, है ना। तो इसका एग्जाम्पल क्या हो गया आपके पास, जो घर में जो एनर्जी मीटर लगा रहता है, एनर्जी मीटर, क्या ये रिकॉर्ड करता है क्या, रीडिंग को क्या ये रिकॉर्ड करता है क्या, बता सकते हो, ये रिकॉर्ड करता है रीडिंग को, क्योंकि रिकॉर्डिंग इंस्ट्रूमेंट अलग टाइप का इंस्ट्रूमेंट है। तो क्या मैं इसके एनर्जी इंस्ट्रूमेंट को रिकॉर्डिंग इंस्ट्रूमेंट भी बोल सकते हैं क्या। एनर्जी इंस्ट्रूमेंट रिकॉर्ड नहीं करता है ना। रिकॉर्डिंग के लिए क्या होता है आपका, डिफरेंट टाइप का इंस्ट्रूमेंट होता है। जैसे कि रिकॉर्डिंग के लिए इंस्ट्रूमेंट क्या हो गया मेरे पास, एक एक डिजिटल वोल्ट मीटर है ना। इसको आप कंप्यूटर के साथ कनेक्ट कर दिया तो ये क्या हो जाएगा, ये रिकॉर्डिंग इंस्ट्रूमेंट बन जाएगा। मेंटेन अ कंटिन्यूअस रिकॉर्डिंग, जैसे कि एक ईसीजी मेजर करना है, ईसीजी समझ रहे हो। ईसीजी क्या होता है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, पिक्चर वगैरह में देखा होगा, हार्ट का रीडिंग लेता है, हार्ट का रीडिंग लेता है ना, इस टाइप का, ऐसे ऐसे वेव्स चलते रहते हैं, इस टाइप के वेव्स आते हैं, इस टाइप से वेव्स चलते रहते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं आप, ईसीजी बोलते हैं, ईसीजी रीडिंग। इसको रिकॉर्ड करता है तो वो रिकॉर्डिंग इंस्ट्रूमेंट के अंदर आ जाएगा। इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट का एग्जांपल क्या है, अमीटर, वोल्ट मीटर, वॉट मीटर, ये सारे क्या है आपके इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट के एग्जांपल है। ठीक है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम किसी को। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम बताओ, किसी को कोई डाउट। नो डाउट, ठीक है, आगे देखते हैं।
यहाँ तक किसी को भी प्रॉब्लम है? हम लोग जो इंस्ट्रूमेंट पढ़े हैं, तो मैं बता देता हूँ कि हम लोग के सिलेबस में इसमें से है क्या, ये जितने सारे इंस्ट्रूमेंट जो पढ़े हैं उसमें से हम लोग को क्या पढ़ना है। तो ये तो नहीं पढ़ना है, एब्सोल्यूट इंस्ट्रूमेंट्स ये सिलेबस में नहीं है। मतलब यहाँ से आपका बेसिक इंस्ट्रूमेंट स्टार्ट हो रहा है, इंस्ट्रूमेंटेशन जो है यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट बेशक पढ़ना है, मगर इसमें सारा नहीं पढ़ना है ना। सेकेंडरी में डिजिटल इंस्ट्रूमेंट्स में आपका सीआरओ पढ़ना है, ठीक है। डिजिटल वोल्टमीटर पढ़ना है। एनालॉग इंस्ट्रूमेंट में आपका डिफ्लेक्टिंग इंस्ट्रूमेंट एंड नल टाइप डिफ्लेक्टिंग इंस्ट्रूमेंट ये दोनों है ना। यहाँ पे ये भी है आपका अमीटर, वोल्टमीटर, वॉटमीटर, एनर्जी मीटर नहीं है, और ये रिकॉर्डिंग इंस्ट्रूमेंट नहीं है आपके पास, इंटीग्रेटिंग इंस्ट्रूमेंट भी नहीं है। तो इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट एंड नल टाइप डिफ्लेक्शन इंस्ट्रूमेंट ये करना है हमको, इस सिलेबस में है। तो इसके लिए मैक्सिमम मुझे 7 से 8 क्लास चाहिए, खत्म हो जाएगा 7 से 8 क्लास में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो इंस्ट्रूमेंटेशन पढ़ने के लिए कुछ थ्योरी आपको जानना चाहिए। थ्योरी, वो 3 तरह की थ्योरी है। एसेंशियल टॉर्क जिसको बोले, एसेंशियल, एक टॉपिक ले लेते हैं यहाँ पे। एसेंशियल, किसी का माइक चल रहा है क्या? रमन झा जी माइक। एसेंशियल ऑफ इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट। तो मैं इसके बाद इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट पढ़ाना स्टार्ट करूंगा। इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट, सबसे पहला इंस्ट्रूमेंट आता है आपका परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल, पीएमएमसी, जो आप लोगों ने फर्स्ट ईयर या सेकंड ईयर में पढ़ाते हैं शायद, इंजीनियरिंग में फर्स्ट ईयर में पढ़ते हैं। इलेक्ट्रिकल सब्जेक्ट में पीएमएमसी पढ़ा होगा आपने, नहीं भी पढ़ा होगा, डोंट वरी, वी विल स्टडी। एसेंशियल ऑफ इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट्स। तो 3 तरह का इसमें चीज आपको जानना है। फर्स्ट इज व्हाट इज डिफ्लेक्शन, what is deflection, and second is what is controlling, what is controlling, and third is what is damping, what is damping। तो ये 3 चीज आपको चाहिए किसी भी स्पिंडल को। इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट दैट मीन्स उसमें एक स्पिंडल होगा, इस तरह से कोई होगा, एक मीटर होगा उसमें। जैसे कि मैंने तो यहाँ पे सर्कल वाला मीटर ले लिया है, और जनरली सर्कल वाला ही होता है। तो इसमें क्या होगा आपका, एक जैसे कि एक है मेरे पास ये, ठीक है, और बस 2 मिनट, 2 मिनट टाइम, ठीक है। तो ये एक मेरे पास है इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट, क्या होता है मैं बता रहा हूँ आपको, है ना। तो ये मेरे पास है एक, ठीक, यहाँ पे आपके मीटर्स की रीडिंग है। डिफरेंट डिफरेंट बना हुआ है यहाँ पे, है ना। तो ये 0 से स्टार्ट है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8। तो जैसे कि एक वोल्ट मीटर ही समझ लो आप लोग। तो वोल्ट मीटर में जो आपके, जहाँ पे हम लोग को मेजर करना है, वहाँ पे जैसे सर्किट में कहीं पे जाके मेजर करना है हमको, तो ये 2 पिन होंगे यहाँ पे, है ना। तो इसको आप कनेक्ट करेंगे सर्किट में, तो इसमें क्या जाएगा आपके पास, करंट जाएगा। करंट जाएगा तो क्या होगा, ये स्पिंडल क्या होगा, ये मूव होगा, ये मूव होगा। इसी मूवमेंट को क्या बोला जाता है, डिफ्लेक्शन। जो ये मूवमेंट होती है बाय यूजिंग करंट, या फिर एक्सटर्नल कोई भी सा, अभी तो मैंने वोल्ट मीटर लिया है, तो यहाँ पे आपके करंट के कारण ये मूवमेंट हो रहा है। हो सकता है दूसरे इंस्ट्रूमेंट में कोई और फिजिकल पैरामीटर होगा, उसके कारण मूवमेंट हो रहा होगा। तो इट्स नॉट नेसेसरी कि करंट ही हो,
तो किसी भी के कारण जो स्पिंडल में मूवमेंट होगा, किसी भी एक फिजिकल क्वांटिटी के कारण जो मूवमेंट होगा उसको क्या बोलते हैं हम लोग? डिफ्लेक्शन। डिफ्लेक्ट कर रहा है ना, ये मीटर क्या कर रहा है? ये डिफ्लेक्ट कर रहा है, इसको क्या बोलेंगे? डिफ्लेक्शन। एंड सेकंड इज कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग क्या, अभी हमेशा ये डिफ्लेक्ट तो नहीं करना चाहिए। एक पॉइंट पे जितना भी एक करंट होगा, सपोज 5 मिली एम्पियर का करंट है, तो यहाँ पे 5 में आके रुकना चाहिए इसको। तो वो रोकने के लिए, जो कंट्रोल करने के लिए जो फोर्स लगता है, उसको टॉर्क को क्या बोलते हैं? कंट्रोलिंग टॉर्क। डिफ्लेक्ट करने के लिए जो टॉर्क लगता है उसको बोलते हैं डिफ्लेक्टिंग टॉर्क। कंट्रोल करने के लिए जो टॉर्क लगता है उसको बोलते हैं हम लोग कंट्रोलिंग टॉर्क। और डैम्पिंग, डैम्पिंग क्या होता है? डैम्पिंग क्या होता है? स्टडी स्टेट पढ़ा होगा आपने, स्टडी स्टेट। तो वो जो पॉइंटर है उसको स्टडी स्टेट में एक पॉइंट पे 5 पे जाके रुक जाना चाहिए। तो वहां पे जो आपको फोर्स लगेगा उसको क्या बोलेंगे? डैम्पिंग। मतलब एक वाइब्रेट नहीं करना चाहिए इधर उधर इधर उधर, या फिर 5 के बाद 5.1 5.2 5.3। कंट्रोल तो हो गया है बट वो डिफ्लेक्ट करते जाएगा, वो डैम्प करते जाएगा। सॉरी, डैम्पिंग बोलते हैं ना, डैम्प डैम्प करते जाएगा। तो उसको उसको रोकने के लिए जो फोर्स यूज करेंगे उसको क्या बोलते हैं हम लोग? डैम्पिंग। डैम्पिंग क्या बोलेंगे? डैम्पिंग। डैम्पिंग टॉर्क। ठीक है, तो ये तीन चीज है। तो मैं बता रहा हूँ आपको तीनों का क्या क्या होता है। ये समझ में आया? डिफ्लेक्शन, कंट्रोलिंग एंड डैम्पिंग, है ना? तो डिफ्लेक्शन क्या होता है? द एक्टिविटी द एक्टिविटी ऑफ द डिफ्लेक्टिंग द सॉरी द यूटिलिटी ऑफ डिफ्लेक्टिंग टॉर्क क्या होना चाहिए? इसका यूटिलिटी ऑफ डिफ्लेक्टिंग टॉर्क इज टू डिफ्लेक्ट द पॉइंटर। To deflect the pointer. Utility of deflecting torque is to deflect the pointer. कंट्रोलिंग टॉर्क, दो तरह का कंट्रोलिंग होता है, दो तरह की कंट्रोलिंग होती है। इसकी यूटिलिटी क्या होती है? ये क्या करेगा? जो डिफ्लेक्ट कर रहा है उसको पॉइंट को रोकेगा, है ना? कंट्रोलिंग टॉर्क हैज टू यूटिलिटी, दो यूटिलिटी होते हैं इसके। सबसे पहले नेट फोर्स जो होता है, जैसे कि टी डी, नेट फोर्स होता है उसको जीरो करना है। दैट मीन्स टी डी इज इक्वल टू टी सी होना चाहिए। टी डी इज इक्वल टू टी सी। जो डैम्पिंग टॉर्क होगा, सॉरी, जो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क होगा उसको किसके इक्वल होना चाहिए? कंट्रोलिंग टॉर्क के इक्वल होना चाहिए। इट मेक्स नेट फोर्स acting on a pointer at steady state position equal to zero. That means at steady state there is no force acting in a pointer. सपोज करो यहाँ से अगर डिफ्लेक्टिंग फोर्स लग रहा है, यहाँ से अगर टी डी फोर्स लग रहा है, तो इस तरफ क्या फोर्स लगना चाहिए मेरे पास? टी सी। टी सी टॉर्क, सॉरी दिस नॉट फोर्स, दिस इज टॉर्क। टी डी एंड टी सी दोनों को अपोजिट डायरेक्शन में होना चाहिए। टी डी और टी सी दोनों को कैसा होना चाहिए? अपोजिट डायरेक्शन में होना चाहिए। दैट मीन्स नेट मिनिमम जो जो टॉर्क है वो कैसा होना चाहिए? जीरो होना चाहिए। इट ब्रिंग्स पॉइंटर टू द जीरो पोजिशन, है ना? आफ्टर द रीडिंग, पहली पहली तो ये हो गई कि 5 एम्पियर देना है तो 5 एम्पियर में जाकर टिकाए पॉइंटर को। दूसरा क्या है? अगर 5 एम्पियर मैंने हटा लिया, तो 5 एम्पियर हटाने के बाद पॉइंटर फिर से कहाँ पे आना चाहिए? जीरो पे आना चाहिए। जीरो पे आना चाहिए ना पॉइंटर, पॉइंटर फिर से जीरो पे आना चाहिए। तो ये दो काम जो है वो कौन करेगा? आपका कंट्रोलिंग टॉर्क करेगा। फर्स्ट क्या होगा? कंट्रोल करेगा, 5 मिली एम्पियर है तो 5 मिली एम्पियर में जाके कंट्रोल करेगा। और अगर 5 मिली एम्पियर हटा लिया तो क्या होगा? जीरो पे फिर से ले आएगा पॉइंटर को। ठीक है। एंड लास्ट वन इज डैम्पिंग। डैम्पिंग, अच्छा हाँ, कंट्रोलिंग दो तरह का होता है। दो तरह की कंट्रोलिंग हम लोग को ऑल ओवर द इंस्ट्रूमेंट्स पढ़ना है। दो ही तरह का कंट्रोलिंग इसमें यूज होगा। फर्स्ट इज ग्रेविटी कंट्रोल। ये क्या होता है ग्रेविटी कंट्रोल? ये मैं बताता हूँ। ग्रेविटी कंट्रोल एंड सेकेंड वन इज स्प्रिंग कंट्रोल। सेकेंड वन इज स्प्रिंग कंट्रोल। फर्स्ट इज ग्रेविटी कंट्रोल एंड सेकेंड वन इज स्प्रिंग कंट्रोल। ये क्या होता है? ये दो टर्म क्या होते हैं? स्प्रिंग कंट्रोल, ग्रेविटी कंट्रोल, ये हम लोग पढ़ते हैं, पढ़ेंगे थोड़ी देर में। क्या होता है स्प्रिंग कंट्रोल एंड ग्रेविटी कंट्रोल? देखते हैं नेक्स्ट। स्प्रिंग कंट्रोल, ग्रेविटी कंट्रोल। ग्रेविटी कंट्रोल। तो ग्रेविटी कंट्रोल क्या होता है? इसमें एक, जैसे कि मैं एक डायग्राम बनाता हूँ आपको। इस तरह से है मेरे पास।
ये वेट है, कंट्रोलिंग वेट है बोलते हैं इसको, कंट्रोलिंग वेट है ना। तो ग्रेविटी कंट्रोल क्या होता है, अगर डिफ्लेक्शन के कारण अगर ये पॉइंटर यहाँ पे इधर मूव हो गया, इस वाले पॉइंट पे मूव हो गया, यहाँ पे मूव हो गया, पॉइंटर यहाँ मूव हो गया, तो ऑब्वियसली वेट कहाँ जाना चाहिए आपके पास, वेट इधर आना चाहिए, यहाँ पे मूव होना चाहिए, है ना। दिस इज डब्ल्यू वेट, दिस इज डब्ल्यू वेट। तो ग्रेविटी कहाँ लगेगा आपका, इस डायरेक्शन पे ग्रेविटी लगेगी, मिनिमम जी। और सपोज इसकी लेंथ एल है, तो फोर्स क्या हो जाएगा, टी सी क्या हो जाएगा, टी सी क्या हो जाएगा आपके पास, डब्ल्यू एल साइन थीटा। डब्ल्यू इज अ वेट, एल इज अ लेंथ ऑफ दिस पॉइंट, लेंथ और डिस्टेंस इन मीटर। डब्ल्यू किस में होगा आपके पास, किलोग्राम पे होगा, एल लेंथ किस में होगा, मीटर पे होगा, एंड थीटा जो होगा वो आपका, या फिर साइन थीटा क्या होगा आपका, रेडियन में होगा। ठीक है, तो टी सी क्या आना चाहिए आपके पास, टी सी विल बी इन न्यूटन पर मीटर। ठीक है, तो ये ग्रेविटी कंट्रोल होता है, एक ग्रेविटी कंट्रोल मैकेनिज्म। तो क्या होना चाहिए, टी सी मस्ट बी, दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ऑफ साइन थीटा। ये इंपॉर्टेंट है हम लोग के लिए, ये सारा चीज अगर नहीं नहीं समझ में आया तो कोई बात नहीं, बट ये चीज आपको याद रखना, टी सी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा, टी सी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा। इसी के कारण जो स्केल जो बनती है, स्केल जो बनती है वो कई कई में एक क्रैम्ड स्केल बनता है, मतलब यहाँ पे थोड़ा पास वाली रीडिंग रहेगी, यहाँ जैसे दूर जाते रहेंगे तो फिर एक बढ़ते जाता है एक रीडिंग, है ना। ये जो क्रैम्ड स्केल बोलते हैं इसको, क्रैम्ड स्केल। so this is what all about gravity control. Next is spring control. स्प्रिंग कंट्रोल, स्प्रिंग कंट्रोल में क्या रहता है आपके पास, एक पॉइंटर है, जैसे कि मेरे पास यहाँ पे एक है ना, ये मेरा पॉइंटर है, और ये मेरे पास एक स्प्रिंग यहाँ पे ऐसे कनेक्टेड है, ये स्प्रिंग कनेक्टेड है ना। ये इधर से ऐसे 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 घूम रहा है, और ये सपोज करो पॉइंटर यहाँ पे आया, पॉइंटर यहाँ पे आया, तो ये डिफ्लेक्टिंग टॉर्क कहाँ लग रहा होगा, इस तरफ। तो स्प्रिंग का जो टॉर्क लग रहा है टीसी, वो इधर होना चाहिए, और ये जो एंगल है वो थीटा है। प्रीवियस वाले में एंगल के बारे में बात नहीं किया था, ये थीटा जो एंगल है वो आपका ये वाला एंगल है, थीटा एंगल ये वाला है। ठीक है, तो टीसी की जो वैल्यू होगी वो क्या क्या हो जाएगी यहाँ पे, ई बी टी क्यूब डिवाइड बाई 12 एल थीटा, दैट मीन टी सी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थीटा। अब ई बी टी क्यू क्या है, इसके बारे में जान भी सकते हो, नहीं भी जान सकते हो, जैसे कि ई यहाँ पे यंग मॉडुलस है, बी इज विड्थ, विड्थ डब्ल्यू विड्थ, है ना, टी है थिकनेस, एल है लेंथ, है ना। तो ये सब जान भी सकते हो, नहीं भी जान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। सर नोट्स कैसे मिलेगा, नोट्स आपको, या तो मैं इसका इसका तो खैर नोट्स यूज नहीं हो पाएगा, क्योंकि कई बार नोट्स आपको मैं ये लेक्चर्स डाल दूंगा यूट्यूब में, आप टेंशन मत लो, जितने भी लेक्चर्स मैं दे रहा हूँ सारे यूट्यूब में डाल दूंगा। फिर भी नोट्स चाहिए तो आप, मैं नोट्स तो हैंड रिटन दे नहीं सकता, या फिर मेरे पास है ही नहीं वो, बुक मैं आपको रिफर कर सकता हूँ, शाओनी की बुक है, वो आप पढ़ लीजिएगा, पीडीएफ मैं दे दूंगा टेलीग्राम पे। ठीक है, तो ये समझ में आया स्प्रिंग कंट्रोल। स्प्रिंग कंट्रोल और ग्रेविटी कंट्रोल में क्या डिफरेंस है, स्प्रिंग कंट्रोल में टी सी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थीटा, बट टी सी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल साइन थीटा इन केस ऑफ ग्रेविटी कंट्रोल। तो दोनों के स्केल में डिफरेंस है, इसमें जो स्केल बनेगा उसको बोलते हैं लीनियर स्केल, और इसमें जो स्केल बनेगा उसको बोलते हैं हम लोग क्रैम्ड स्केल। लीनियर स्केल क्या होता है, एक लीनियर वे पे, मतलब डिस्टेंस, जैसे एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट के बीच में जो डिफरेंस होगा वो कैसा होगा, लीनियरली होगा, कोई यूनिफॉर्मली डिस्टेंस होंगे, एक जैसे डिस्टेंस होंगे, दिस इज लीनियर डिस्टेंस। और क्रैम्ड वाले में क्या होगा, क्रैम्ड वाले में कहीं कहीं पे स्टार्टिंग में थोड़ा सा कम डिस्टेंस हो, उसका फिर बढ़ते जाएंगे, है ना, ये ऐसे 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 बढ़ते बढ़ते ये 0 हुआ, 1 हुआ, 2 हुआ, 3 हुआ, यूनिफॉर्म नहीं होगा।
इसको बोलते हैं हम लोग क्रैम्ड स्केल, इसको बोलते हैं हम लोग लीनियर स्केल। तो ये दो तरह से कंट्रोलिंग यहाँ पे मैकेनिज्म है। एंड लास्ट वन इज व्हाट इज डैम्पिंग। डैम्पिंग थर्ड इज डैम्पिंग। तो डैम्पिंग के लिए दो तरह के मैकेनिज्म है, एडी करंट डैम्पिंग एंड एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग। एयर फ्रिक्शन एंड डैम्पिंग, और कहीं कहीं पे आपका फ्लूइड फ्रिक्शन डैम्पिंग भी यूज होता है। फ्लूइड फ्रिक्शन डैम्पिंग, तो ये तीन तरह का डैम्पिंग का मैकेनिज्म है। डैम्पिंग क्या करता है, एक पॉइंटर को एक पोजीशन पे स्टे करके रखे रहता है, रोक के रखे रहता है। यूटिलिटी ऑफ डैम्पिंग क्या होगा, ऑक्सलेट नहीं करने देता पॉइंटर को, कहीं भी ऑक्सलेट नहीं करने देता। इसका इसका काम क्या है, आपके पास यूटिलिटी क्या है, नो ऑक्सलेशन, नो ऑक्सलेशन ऑफ पॉइंटर। ठीक है, तो यहीं तक आप रखते हैं हम लोग क्लास। एडी करंट डैम्पिंग क्या है, एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग क्या है, और फ्लूइड फ्रिक्शन डैम्पिंग क्या है, इसके बारे में जानने की जरूरत नहीं है। बस एक टर्म याद रखो कि एडी करंट डैम्पिंग में क्या होता है आपके पास, यहाँ पे आपका एडी करंट सुना है क्या आप लोगों ने, एडी करंट का यूज होता है। एडी करंट इलेक्ट्रिकल में पढ़ा होगा आप लोगों ने, एडी करंट। यस सर। तो इलेक्ट्रिकल में क्या होता है, जहाँ पे हाई मैग्नेटिक फील्ड होते हैं, हाई मैग्नेटिक फील्ड, वहाँ पे एडी करंट एक जनरेट हो जाता है। तो उसका हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे कि कैसे ये जो जो भी मैंने पढ़ाया है यहाँ पे, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क, डैम्पिंग टॉर्क एंड कंट्रोलिंग टॉर्क, तीन तरह से टॉर्क का यूज करके हम लोग कैसे एक इंस्ट्रूमेंट में यूज करते हैं। और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल के बारे में पढ़ेंगे। तो परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल आप लोग ने फर्स्ट ईयर में पढ़ा होगा, बट इसका थोड़ा सा एक्सटेंशन हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे। ठीक है, क्लासेस आपकी अब रेगुलर होंगी, कम से कम 5-6 दिन तो अभी रेगुलर क्लास चलाएंगे। और जैसे ही सिलेबस थोड़ा हाई हो जाएगा, थोड़ा सा आपको टाइम देंगे पढ़ने के लिए, है ना। और एक टेस्ट हम लोग प्लान कर रहे हैं, टेस्ट, तो वो मिड सेमेस्टर के जैसे ही होगा, तो वो आपको इन्फॉर्म कर लिया जाएगा, है ना। ठीक है, आज की क्लास में किसी को डाउट कोई, एक बार रिवीजन देख लेते हैं क्या क्या पढ़ा है हम लोग ने। तो मैंने आपको स्टार्टिंग से इंस्ट्रूमेंट के क्लासिफिकेशन से पढ़ाया। क्लासिफिकेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट क्या क्या है आपके पास, एब्सोल्यूट इंस्ट्रूमेंट एंड सेकंड वन इज सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट। तो एब्सोल्यूट इंस्ट्रूमेंट क्या होता है, जहाँ पे जो रीडिंग होती है वो डायरेक्ट उस पैरामीटर में, जैसे वोल्टेज की रीडिंग है तो वोल्टेज में ना मिलके हमको किसी दूसरे फॉर्म में मिलती है ना। और उसको कैलिब्रेट करना पड़ता है, एक वर्ड यहाँ पे है कैलिब्रेशन, कैलिब्रेट। सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट में क्या होता है, सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट जिस फॉर्म में हम लोग को आउटपुट चाहिए उसी फॉर्म में मिलता है। सेकेंडरी जैसे कि वोल्टेज के फॉर्म में चाहिए तो वोल्टेज के फॉर्म में मिलता है। तो इसके दो टाइप्स हैं हमारे पास। दो टाइप कौन कौन से हैं, एनालॉग इंस्ट्रूमेंट एंड डिजिटल इंस्ट्रूमेंट। तो डिजिटल इंस्ट्रूमेंट में हम लोग को सी आर ओ डिजिटल, सी आर ओ तो नहीं है, एनालॉग सी आर ओ ही पढ़ना है हमको। बट यहाँ पे सी आर ओ डिजिटल भी आता है, इसलिए मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल में सी आर ओ लिखा हुआ है। डिजिटल वोल्ट मीटर ये पढ़ना है हमको। एनालॉग इंस्ट्रूमेंट्स के टाइप हैं डिफ्लेक्टिंग इंस्ट्रूमेंट एंड नल टाइप इंस्ट्रूमेंट। डिफ्लेक्टिंग मतलब जिसमें पॉइंटर डिफ्लेक्ट करता है, नल पॉइंट में, नल डिफ्लेक्शन में कोई पॉइंटर डिफ्लेक्ट नहीं करता, बस जीरो जीरो डिफ्लेक्शन चेक करना पड़ता है। तो डिफ्लेक्टिंग इंस्ट्रूमेंट्स के तीन टाइप हैं, इंडिकेटिंग, इंटीग्रेटिंग एंड रिकॉर्डिंग। इंडिकेटिंग में क्या होता है, पॉइंटर इंडिकेट करेगा कहीं पे भी, जैसे कि हमारा नॉर्मल वोल्ट मीटर हो गया। इंटीग्रेटिंग में क्या होता है, सम ऑफ टोटल, जैसे कि एनर्जी मीटर जो घर पे लगा रहता है, वॉट मीट जो मतलब बिल बताता है बिजली का, वो होता है। पानी वाटर मीटर जो आता है आजकल, वो इंटीग्रेटिंग में है। रिकॉर्डिंग इंस्ट्रूमेंट में क्या है, जो रिकॉर्ड करके रखे रहता है, जैसे कि ईसीजी। ईसीजी का एक इंस्ट्रूमेंट होता है ईसीजी मेजर करने के लिए। कभी आप लोग हार्ट, कभी ईसीजी वगैरह हॉस्पिटल वगैरह में गए होगे तो देखने को मिलता है ये ईसीजी। तो नेक्स्ट है हमारे पास इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट। अब हम लोग स्टार्ट कर दिया था, तीन टाइप के टॉर्क पढ़े, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क, कंट्रोलिंग टॉर्क एंड डैम्पिंग टॉर्क। तो ये रहा आज का पूरा। डिफ्लेक्टिंग टॉर्क क्या होता है, डिफ्लेक्ट करता है ना। डिफ्लेक्टिंग टॉर्क डिफ्लेक्ट करने के लिए यूज होता है।